welcome to Get Academy Plus. So today we are going to start the new discussion, new topic in the module 2, that is a transformer, and the name of the topic is parallel operation of transformers. Okay, so basically what is the reason that we go for the paralleling of the transformer? Why do we connect the transformer in parallel? Why don't we replace the existing transformer by the another transformer of having higher size, higher rating? So the main reason behind this we are going to discuss in today's lecture. तो देखिए, जब भी अपन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो बेसिकली उसका रीजन क्या है कि अपन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए चाहते हैं. बेसिकली सपोज अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, मैं पहले जो बेसिक बातें अपन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन जाएंगे कि उसकी नीड क्यों पड़े अपन को. ठीक है, सपोज मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सपोज एक ट्रांसफार्मर लग रहा है. क्या है ना, एक ट्रांसफार्मर की मुझे ज़रूरत है. और ये जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या, पावर सिस्टम ही बोलूँगा मैं, ऑब्वियस है कि ठीक है. और एक लोकेलिटी है सपोज आपके पास, और मैं कह सकता हूँ कि एक एरिया है कि जिसको आपको क्या करना है, फीड करना है, पावर फीड करनी है. ठीक है, दिस इज़ द वन लोकेलिटी. और मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ द स्मॉल एरिया. आप कह सकते हो कि एक छोटा सा टाउन है, ऐसे कह सकते हो आप लोग उसको. ठीक है, तो एक छोटा सा एक स्मॉल एरिया है, मैं ऐसे कह सकता हूँ उसको. या कह सकते हो आप क्या, छोटी सी एक फैक्ट्री है, या कोई एक ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप. ठीक है, एरिया मतलब कौन सा एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, या मैं कह सकता हूँ कि कमर्शियल एरिया. या कमर्शियल कोई भी एक एरिया. तो उसको क्या है ना, आपके यहाँ पे एक जो सिस्टम है, पावर सिस्टम है, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, छोटा सा पावर सिस्टम है आपके पास. दिस ट्रांसफार्मर इज गोइंग टू फीड टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री, टू दिस पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया. ठीक है, तो ये आपके पास छोटी सी पावर सिस्टम है और नॉर्मल कंडीशन में आपके पास क्या कर रही है, सिस्टम वर्क कर रही है. कुछ समय के बाद ये हुआ कि आप में से किसी ने सोचा कि यार सर मुझे ऐसा कंसिडर करना है, मुझे ना इसमें एक और फैक्ट्री ऐड करनी है. क्या करना है, एक और फैक्ट्री ऐड करनी है. इसका मतलब क्या, एक और फैक्ट्री आपको क्या करना है, बनानी है. सपोज अगर आपने इसमें एक और फैक्ट्री अगर बना दी तो होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सपोज आपने उसमें एक और फैक्ट्री बढ़ा दी. सपोज अगर मैं फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो आप कह सकते हो कि ठीक है कि सर ये फैक्ट्री है. फैक्ट्री की जगह पे अगर सपोज मैं बोल देता कि अगर मेरे पास जो लोकेलिटी है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, या मैं कह सकता हूँ कि जो कमर्शियल एरिया है, अगर उसका थोड़ा अगर साइज बढ़ गया, इसका मतलब क्या, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाले, इसके पहले जितने थे उसके कंपेरिजन में भी थोड़े बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इफ दैट सिस्टम इज अनएबल टू फीड, unable to provide that much supply to the respective consumer, then in that particular case it is not possible to rely on this particular system only. तो इस पर्टिकुलर केस में अपन कंसिडर करेंगे कि सपोज अगर मेरे पास ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये देख सकता हूँ आपको, सपोज कह सकता हूँ मैं कि आपको इसकी जो कैपेसिटी सपोज दिस कैन गिव यू 50 kV है, दिस कैन गिव यू व्हाट 50 kV है. और इसके पहले जो मेरे पास जो सिर्फ एक सिंगल सिस्टम था, उस टाइम पे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कितनी थी, 50 kVA से कम थी. सपोज मैं कह सकता हूँ कि 45 kVA के आसपास थी. तो उस पर्टिकुलर केस में इट वाज पॉसिबल कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर था, इट वाज इजीली to supply this 45 kVA by using this 50 kVA ट्रांसफार्मर. लेकिन अब ऐसा होगा कि मेरे पास मैंने एक और फैक्ट्री उसमें ऐड कर दी, एक और रेसिडेंशियल एरिया ऐड कर दिया, एक और फैक्ट्री या एक और रेसिडेंशियल एरिया, या जो भी कुछ होगा उसमें कंज्यूमर बढ़ गए. बेसिकली ऐसा कहने का मेरा मतलब है. तो वो बढ़ने की वजह से होगा कि सपोज मेरी जो रिक्वायरमेंट है, दिस रिक्वायरमेंट फ्रॉम 45 दिस हैज रीच टू 70 kVA, दिस हैज रीच टू व्हाट 70 kVA. तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अपन क्या करते हैं ना कि ये जो मेरे पास फिलहाल जो एक ट्रांसफार्मर बना है, जो मेरे पास जो पावर सिस्टम है उसमें जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, 50 kVA की जगह पे अगर सपोज मैं 70 kVA का डायरेक्टली ट्रांसफार्मर है, सपोज 80 kVA का 100 kVA का ट्रांसफार्मर अगर सपोज मैं यूज कर लूँ डायरेक्टली. क्या बोल रहा हूँ मैं, 50 kVA की जगह पे डायरेक्टली अगर सपोज मैं 100 kVA का ट्रांसफार्मर अगर यूज कर लूँ, तो मेरा जो काम है वो आराम से हो जाएगा, जो कि मुझे 70 kVA चाहिए हो. मतलब मेरी जो नीड है वो आराम से फुलफिल हो जाएगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो. ठीक है, लेकिन बेटा एक थोड़ा अच्छे से अगर उसको सोचा जाए तो देखिए, एक बात बोलिए, मतलब समझेगा इसमें, 50 kVA का ट्रांसफार्मर को अगर जब रिप्लेस करना चाहोगे आप बाय यूजिंग 100 kVA ट्रांसफार्मर, तो जितने टाइम के लिए आप उसको रिप्लेस करोगे, उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको जो पूरा पावर सिस्टम है उसको शट ऑफ करना पड़ेगा, उसको शट डाउन करना पड़ेगा अपन को. ठीक है, अगर आप इसको शट डाउन करने की बात करें तो उतने टाइम के लिए आपके जो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस है, जो भी कुछ एरिया होगा कि जिसको आपका ये वाला जो सिस्टम है, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया होगा या फैक्ट्री होगा, उसको उतने टाइम के लिए शट डाउन करना पड़ेगा. अगर आप उसको उतने टाइम के लिए शट डाउन करने की बात कर रहे हैं तो मतलब हो सकता है कि उतने पर्टिकुलर टाइम में उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगा या उनका जो भी कुछ काम होगा, दैट वर्क विल बी
स्टॉप फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो आप कह सकते हो कि अगर सपोज 50 केवी के ट्रांसफार्मर की जगह अगर आप सपोज 100 केवी का ट्रांसफार्मर अगर आप रिप्लेस करते हो, तो मैंने बोला कि पहला रीजन कि मतलब आपको जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो उतना टाइम के लिए आपको पूरे सिस्टम को आपको शट डाउन करना पड़ेगा। दूसरी बात, सपोज अगर इस 100 केवी के ट्रांसफार्मर को जब आप सपोज नॉर्मल आप उसको लेके आए, ऐसा कंसिडर करिएगा कि आपने रिप्लेस कर दिया 50 केवी को बाय यूजिंग 100 केवी ट्रांसफार्मर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब नॉर्मल केस में जब आप उसको ऑपरेट करा रहे और या किसी कारण की वजह से नॉर्मल केस की जगह पे एबनॉर्मल केस आ गया, और उस पर्टिकुलर केस में ऐसा होगा कि ये जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर है ये आपका मेंटेनेंस की कंडीशन पे आ गया है। मतलब क्या, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किस कारण की वजह से थोड़ा कुछ मैं कह सकता हूँ कि डेविएट कर रहा है जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस से। तो अपन बोलेंगे कि ठीक है उसका मेंटेनेंस करना है। जब आप उसको मेंटेनेंस के लिए जाओगे तो क्या करोगे, मेंटेनेंस के लिए भी जाओगे तब भी उसको शट डाउन करना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर कुछ काम कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो जब शट डाउन करोगे तो तब भी और एक बार उसमें शट डाउन होगा। मतलब रिपेयर करने के लिए सारी चीजों के लिए अगर आप उसको शट डाउन करोगे तो मतलब जो अपन जो बात करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल होनी, मतलब द रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली बात तो नहीं आएगी इसमें। तो इसका मतलब क्या, अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर को उसके दूसरे एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर से रिप्लेस करोगे कि जिसका रेटिंग इसके इससे ज्यादा है, तो उसे आपकी जो नीड है कि मतलब जो सप्लाई करने वाली जो नीड है वो तो कंप्लीट हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन उसके दूसरे एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो वाला जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर जो भी कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे, तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको पूरी की पूरी सिस्टम को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए शट डाउन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल भी होगा लेकिन आपको क्या ना, आप एक जो कंज्यूमर को जो आप भरोसा दिखाते हो, जो प्रॉमिसिंग करते हैं कि मतलब बोलते हैं कि कंपनी इज अ प्रॉमिसिंग कंपनी सो दैट इट विल गिव और इट विल प्रोवाइड यू द रिलायबल सप्लाई, बट पर्टिकुलरली इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है सीरियसली देखा जाए तो। क्योंकि आप इसके ऊपर अगर काम करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में वो भी ऑनलाइन मतलब ऑन लोड कंडीशन पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, पहले मैं बोल रहा हूँ, मतलब खतरों से कम नहीं है। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि अगर आप 50 केवीए और की जगह पे जब 100 केवीए करोगे उसमें इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन इसको ये हो सकता है कि इस 50 केवीए के साथ अगर मैं दूसरा कोई 50 केवीए का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इस 50 केवीए के साथ अगर मैं दूसरा कोई 50 केवीए का ट्रांसफार्मर उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, मतलब दिस इज 50 केवीए और इसके साथ दूसरा मैं 50 केवी का ट्रांसफार्मर अगर उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देने की बात कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर केस में होगा क्या, इस पर्टिकुलर केस में सपोज अगर दोनों में से कोई एक ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर सपोज आपको मेंटेनेंस भी करना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर को क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर को आप शट डाउन करोगे, पूरी की पूरी सिस्टम को शट डाउन नहीं करोगे। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो बाकी के जो एरियाज है उसको भी आप क्या कर सकते हो ना, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई विल बी मेंटेन डेफिनेटली। तो इस पर्टिकुलर केस में दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द कंज्यूमर एज वेल, क्योंकि रिलायबिलिटी मेंटेन होगी एक, दूसरी बात उसका मेंटेनेंस वाला जो काम होगा वो भी होगा। ठीक है, रिपेयर वगैरह करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो भी नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में, कि जब मैं पैरेलल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो इन सारे के सारे रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पैरेलल ऑपरेशन इज गोइंग टू एक्सेल एज कंपेयर टू दी कोई एक बड़ा ट्रांसफार्मर की जिसको आप क्या करने वाले, रिप्लेस करोगे एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ उसकी जरूरत है कि अपन पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर के लिए क्यों जाते हैं, व्हाई नॉट फॉर अदर ट्रांसफार्मर, व्हाई नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर बाय द हायर रेटिंग वाला। ठीक है, तो हायर रेटिंग के लिए इसके लिए नहीं जाते क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे, रिपेयरिंग वगैरह उसमें प्रॉब्लम आएगी, बेटरमेंट ऑफ द सप्लाई कैन नॉट बी मेंटेन इन केस ऑफ द हायर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। रादर देन दिस पैरेलल ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। ठीक है, ये था बेसिक उसका कि जो अपन पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्यों जाते हैं। ठीक है, अब पैरेलल ऑपरेशन अगर आपको करना है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपके पास दो अलग अलग ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी आपके लिए, पैरेलली कितने ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है आपके ऊपर डिपेंड है, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जितना आपको कनेक्ट करना है, जितने डिमांड है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो ना, उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, और भी एक मैं बात बोल दूं कि सपोज एक नॉर्मल कंडीशन अगर मैं ले लूं कि सपोज आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर पैरेलल ऑपरेशन, आपने ये तो बता दिया, और एक सिंपल तरीके से अगर मैं बता दूं तो सपोज एक बात कंसिडर कीजिएगा, सपोज आपके पास कोई एक छोटा सा नेटवर्क है, डीसी सप्लाई से दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज व्हाट 100 वोल्ट। समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बोलो, 100 वोल्ट है और 10 ओम है, तो करंट कितने जाएगी बेटा इसमें, इसमें जो करंट जाएगी दिस विल बी 10 एम्पियर करंट, दिस विल बी व्हाट 10 एम्पियर करंट। समझ में आ रही बात? एक और अगर मैं 100 वोल्ट एक और अगर मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दूं, तो इसमें भी कितने, और सपोज अगर ये भी 10 ओम का है तो इसके करंट जो जाएगा डेट करंट इज
10 एम्पियर। एक और कनेक्ट कर दो 10 ओम का, इसमें करंट कितनी जाएगी, डेट विल ऑल्सो बी 10 एम्पियर, डेट विल ऑल्सो बी व्हाट 10 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब इसके अक्रॉस में जब मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो उसमें 10 एम्पियर जा रही थी, जब इसमें लगाया तो भी 10, इसमें लगाया तो भी 10। इसका मतलब जो सोर्स से देखा जाए तो कि इसमें कितना आना चाहिए, इस सोर्स से आना चाहिए 30 एम्पियर, इस सोर्स से कितना आना चाहिए 30 एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अगर मैं थोड़ा दूसरे सेंस में अगर मैं इसको बताऊं, सपोज अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे सेंस में अगर बताऊं, इसको दूसरे सेंस में मतलब देखिए, ये जो मेरे पास सोर्स है, इस सोर्स का अगर पावर फिक्स है, सोर्स तो यहाँ पे मतलब एक्चुअली जब आप आइडियल सोर्स की बात करते हैं ना, आइडियल सोर्स का सिर्फ वोल्टेज फिक्स होता है, करंट उसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पावर देने की कैपेसिटी आइडियल वोल्टेज सोर्स में होती है। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स की जगह पे सपोज अगर मैं ट्रांसफार्मर ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, ट्रांसफार्मर ले लूँ। ट्रांसफार्मर की जो पावर होती है वो तो फिक्स होती है, उसकी जो केवी रेटिंग होती है वो तो फिक्स होती है। तो उसकी केवी रेटिंग अगर फिक्स है तो उसका एक पर्टिकुलर फुल लोड करंट होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका एक पर्टिकुलर फुल लोड करंट होगा, क्या होगा, एक पर्टिकुलर फुल लोड करंट होगा, उसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा। देखिए ना आपने अगर एक ट्रांसफार्मर लिखा है, सपोज अगर मैं बोल दूं कि 10 kVA 1000 बाय 100 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एक ट्रांसफार्मर है आपके पास। ठीक है, ये उसका रेटिंग है ट्रांसफार्मर का। तो इसके प्राइमरी देखिए, इसका वोल्टेज का रेटिंग कैसा है ट्रांसफार्मर का, इसको जो रेटिंग है भाई, जो आपके पास ट्रांसफार्मर होगा, ये जो ट्रांसफार्मर होगा, इसके बारे में अगर देखा जाए तो दिस इज 1000 वोल्ट एंड दिस इज व्हाट 100 वोल्ट। ठीक है, इसके करंट्स भी फिक्स्ड होंगे, मतलब फिक्स्ड मतलब क्या, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता ना करंट, मतलब उसके एक पर्टिकुलर रेंज है, उसके ऊपर थोड़ी ना करंट जाएगा भाई, उसके वाइंडिंग जो होंगे, उसके वाइंडिंग तो उसको ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, उसके वाइंडिंग तो उसको ये नहीं कर पाएगी ना, उतने स्ट्रेस को विस्टैंड नहीं कर पाएगी। 100 तो देखिए, ये वाली जो वाइंडिंग इसके रेटेड करंट कितनी है, इस वाइंडिंग की जो रेटेड करंट है I1 में उसको बोलता होता है चाहे, तो इसको मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेकेंडरी बोल रहा हूँ मैं। तो I1 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी 10 kV, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो I1 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी बेसिकली 10 एम्पियर। I1 का जो वैल्यू होगा बेसिकली दिस विल बी व्हाट, इट विल बी 10 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूँ तो देखिए, इसमें जो करंट आएगी, ये करंट कितनी होगी, अगर मैं उसको KVA से कर दूँ तो ये दिस विल बिकम व्हाट I2 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो I2 का जो वैल्यू होगा भाई, I2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 100 एम्पियर। I2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, ये 100 एम्पियर के बराबर आने वाला है। अब ये 10 एम्पियर आ गया और 100 एम्पियर आ गया, इसका मतलब क्या, ये 100 एम्पियर है और इसमें क्या है, ये 10 एम्पियर है। इससे क्या पता चल रहा है, ये वाली जो वाइंडिंग है ना, इसमें मैक्सिमम 100 एम्पियर करंट आ सकती है। कितनी करंट आ सकती है, मैक्सिमम 100 एम्पियर करंट आ सकती है, ये उसकी फुल लोड करंट है। और ये वाली जो वाइंडिंग है, इसकी मैक्सिमम कितनी करंट आ सकती है, 10 एम्पियर करंट आ सकती है। इसकी कितनी करंट आ सकती है, मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट आ सकती है। इसमें 10 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाएगी, इसमें 100 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जा सकती है। अगर ज्यादा चली जाए तो क्या हो जाएगा, I2R लॉसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस है कि उसका इंसुलेशन डायरेक्टली बर्न हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका इंसुलेशन बर्न हो सकता है। आप जब उसके रेटिंग की बात करते हैं ना, उसकी रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन जो उसके ऊपर लॉसेस होते हैं ना, लॉसेस के ऊपर। और उसके अगर I2R लॉसेस अगर उतने बढ़ गए कि उसके रेटिंग से ज्यादा हो गए, जितना वो स्ट्रेस कंसिडर या विस्टैंड कर सकता है उससे अगर ज्यादा हो गए, तो भाई आपकी जो वाइंडिंग होगी ना, वाइंडिंग जल जाएगी, वाइंडिंग विल गेट बर्न आउट। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए अब थोड़ा अगर आप इसको अवॉइड करने के लिए देखिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ से लेके समझा देता हूँ। सपोज अगर इस 100 वोल्ट की जगह पे सपोज अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर होता, क्या होता है, एक AC सोर्स मतलब कि एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। मैं अगर सपोज उसको यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, सपोज अगर एक रिप्लेस कर दूँ मैं उसको, ठीक है ना, कि उसको देखिए किस तरीके से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। थोड़ा आपको मेरे हिसाब से बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको एक्सप्लेन करने के पहले भी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा था, तो आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे 1000 वोल्ट था। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफार्मर अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे 100 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट है तो देखिए इस वाइंडिंग में से कितनी करंट आ रही थी, इसमें 10 एम्पियर जाएगी, इसमें 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर, इसमें ऐसे कुछ करंट जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आपको एक बात पता है कि जो 100 वोल्ट की वाइंडिंग है, इसके मैक्सिमम करंट कितनी है बेटा, इसके मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, 100 एम्पियर जा सकती है। इसके मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, 100 एम्पियर की जा सकती है। सपोज अगर इसके अक्रॉस में एक और अगर मैं रेजिस्टेंस अगर सपोज कनेक्ट कर दूँ, इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ कि सो डैट उसकी जो करंट आएगी, इसकी करंट कितनी आनी चाहिए, ये 100 वोल्ट है,
डिवाइडेड बाय अभी तो 30, देखिए अभी जो करंट आएगी इसमें से कितनी करंट जानी चाहिए सो डैट मुझे जो लोड कनेक्टेड चाहिए, सपोज अगर मैं इसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम कर दूँ, सपोज इसका रेजिस्टेंस मैं 0.1 ओम कर दूँ तो 100 वोल्ट, तो इसमें कितनी करंट जाएगी बेटा, इसमें जो करंट जाएगी आपको डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 1 ओम का कंसिडर कर देता हूँ मैं चाहे तो, कितना 1 ओम का कंसिडर करता हूँ 1 ओम, तो इसमें 100 एम्पेयर की करंट जाएगी, इसमें 10 एम्पेयर, इसमें 10 एम्पेयर, इसमें 10 एम्पेयर, इतनी करंट जा रही है। लेकिन मैंने बोला क्या था आपको, मैंने बोला था कि आपके पास है जो 100 वोल्ट की जो वाइंडिंग है उसकी रेटेड करंट कितनी है, इसकी रेटेड करंट अगर 100 एम्पियर है तो उसमें मुझे एक बात बोली है, इसमें कितनी करंट एक्सपेक्टेड है, इसमें 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, अगर आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई करोगे तो 10 + 10 + 10 ये कितना 30 + 100 कितना 130 एम्पियर, कितना 130 एम्पियर। अगर 130 एम्पियर करंट की डिमांड अगर इस वाइंडिंग से, तो मुझे एक बात बोलो, इज इट पॉसिबल दैट दिस वाइंडिंग कैन कैरी 130 एम्पियर करंट? ये कतई ही पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी वाइंडिंग जल जाएगी डायरेक्टली। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला मैं, आपकी जो वाइंडिंग है उसकी, उसके मैक्सिमम कैपेसिटी 100 एम्पियर की, तो कहाँ से 130 एम्पियर कंडक्ट कर पाएगी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। दिस वाइंडिंग कैन नॉट कैरी 130 एम्पियर करंट, और मोर देन 100 से तो ठीक है 110 तक चले जाएगी, 120 तक चले जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाएगी आपकी वाइंडिंग। तो ऐसा तो कोई भी मतलब डेंजरस कंडीशन पे तो कोई जाना ही नहीं चाहता ना, अपन को तो सेफ ऑपरेशन चाहिए अल्टीमेटली। मतलब क्या है, वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, इंडीड इट इनहेरेंटली एक्चुअली देखा जाए तो डेंजरस है डायरेक्टली, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसके साथ ऐसा मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा डेंजरस कंडीशन पे बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। तो आपको एक बात पता चली कि इससे बेहतर अगर सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, इससे बेहतर अगर मैं क्या करने की कोशिश करूँ, देखिए मैं क्या कर सकता था, थोड़ा अच्छे से देखिए बेटा, बहुत अभी मजा आएगा आपको। देखिए इसके पैरेलल में अगर मैं कुछ और कनेक्ट कर दूँ, इसी को अगर मैं सपोज यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए किस तरीके से। आपके पास यहाँ पे कितना लोड कनेक्टेड थे, आपके पास जो लोड कनेक्टेड थे यहाँ पे, ये जो लोड कनेक्टेड थे आपके पास, दिस लोड वेर लाइक दिस वाज अ 10 ओम रेजिस्टेंस, दिस वाज आल्सो 10 ओम रेजिस्टेंस, this was also 10 ohm resistance, and this was what, this was nothing but 1 ohm resistance, 1 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, ठीक है। इसका जो रेटिंग था आपके पास कैसा था इसका रेटिंग, द रेटिंग ऑफ दिस वन वाज 1000/100 वोल्ट, कितना था 1000/100 वोल्ट। इसमें कितनी करंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पूरी की पूरी वोल्टेज एज इट इज उसके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसमें डायरेक्टली 100 वोल्ट के 100 वोल्ट इसके अक्रॉस में आएगी, तो पूरी की पूरी करंट 10 एम्पियर की उसमें जानी चाहिए, इसमें भी 10 एम्पियर जानी चाहिए, इसमें भी कितनी 10 एम्पियर जानी चाहिए, और इसमें कितनी 100 एम्पियर जानी चाहिए। आपको एक बात पता है, क्या पता है कि इस वाइंडिंग से मैक्सिमम 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ नहीं सकती है, इससे कितने मैक्सिमम 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ नहीं सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसके पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दूं इन सच वे दैट इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। अब देखना, मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, और इसमें बिल्कुल भी आप गलती मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, ठीक है, इस तरीके से अब देख सकते हो आप कितना आसान हो गया। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आसान कैसे हुआ। अब देखिए मुझे एक बात बोलिए, अगर ये वाला ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर, दोनों का रेटिंग कैसा है, सेम रेटिंग है, दोनों का रेटिंग कैसे है, सेम रेटिंग है, कैसा है बेटा, दोनों का रेटिंग सेम रेटिंग है।
दोनों का रेटिंग कैसे, सेम रेटिंग है, ठीक है। और बाकी के पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी कुछ इन्फॉर्म कभी भी मतलब कुछ बताया नहीं मैंने कि उसके कौन कौन से कंडीशंस होते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए ये कंडीशंस होंगे, तो उसमें जो लोड शेयरिंग होगी इस तरीके से ऐसे, इसके बारे में मैं आपको फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो आप थोड़ा अगर अच्छे से देखिए तो मुझे एक बात बोलिए, मैंने क्या बोला, मैंने बस इतना बोला कि जो 1000/100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और ये भी जो 1000/100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इनके सारे के सारे पैरामीटर, इनके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं कि जो रिक्वायर्ड होते हैं, उनके पोलैरिटीज के बारे में देखा जाए, उनका वोल्टेज रेशियो के बारे में देखा जाए, उनके केवीए रेटिंग के बारे में देखा जाए, उनके X/R के रेशियो में देखा जाए, उनके पर यूनिट इंपेडेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट रेजिस्टेंस का रेशियो देखा जाए, सारे के सारे रेशियोज अगर सेम है तो इस पर्टिकुलर केस में जो लोड शेयरिंग होगी वो सेम होगी। लोड शेयरिंग में सेम होगी मतलब क्या, जितना लोड ए वाला ट्रांसफार्मर शेयर करेगा उतना ही लोड ए वाला भी ट्रांसफार्मर शेयर करेगा, क्योंकि दोनों के सारे पैरामीटर सेम है। ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ दिस ट्रांसफार्मर आर सेम, आई एम सेइंग लाइक दिस। इसमें इट मींस दैट द टोटल डिमांड ऑफ द लोड इज व्हाट, ये मेरे पास जो भी है ना पूरा का पूरा बेटा देखा जाए तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो मेरे पास ये लोड है टोटल, और लोड की डिमांड कितनी है आपके पास, लोड की जो डिमांड है आपके पास इट इज 130 एम्पेयर की डिमांड है। कितनी डिमांड है आपके पास, 130 एम्पेयर की डिमांड है। अगर 130 एम्पेयर की डिमांड है, यहां से कितनी करंट चाहिए अपन को, 130 एम्पेयर चाहिए, और इसका जो वोल्टेज है कितना है, 100 है। तो मुझे एक बात बोली, उसकी केवीए डिमांड कितनी है, केवीए डिमांड इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। इसको V2 मल्टीप्लाई बाय I2 कहने से बेहतर होगा कि IL कहना चाहिए मेरे हिसाब से उसको, और इसको VL कहना चाहिए, ठीक है। तो अपन तभी तो पता बोलेंगे ना कि लोड की डिमांड इतनी है। VL कितना 100 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय IL कितना 130 है, तो यहाँ से कितना 13 kVA की डिमांड आ रही है, कितनी है 13 kVA की डिमांड है। अब आप देख सकते हो खुद की ये जो ट्रांसफार्मर इसकी खुद की रेटिंग कितनी थी, इसकी खुद की रेटिंग अगर 10 kVA थी, तो ये कहाँ से यार 13 kVA की डिमांड को फुलफिल कर पाता, ये कहाँ से 13 kVA की डिमांड को क्या कर पाता, फुलफिल कर पाता। तो इसके लिए मैंने क्या ना उसके सीरीज में, सॉरी उसके पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने की वजह से अगर दोनों के सारे पैरामीटर सेम है तो दोनों लोड कैसा शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। तो दोनों कैसा लोड शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वली लोड शेयर कर रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ से जो 100 एम्पेयर करंट आने वाली थी, अब ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्यों, क्योंकि दोनों क्या है ना इक्वली शेयर करेंगे। 130 एम्पेयर की जरूरत है और दोनों का वोल्टेज, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर भी और ए वाला भी, तो दोनों के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी वो तो 100 वोल्ट आने वाली। तो 130 है, तो मुझे एक बात बोली, इसका हाफ करंट इधर से आएगा और हाफ करंट इधर से आएगा। इधर से कितनी करंट आएगी, 130 का हाफ कितना होगा, 65। तो 65 एम्पेयर करंट इधर से आने वाली है भाई, कितने आने वाली, 65 एम्पेयर करंट इधर से आने वाली। इस तरीके से सिमिलरली 65 एम्पेयर करंट इधर से आने वाली है। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से जो करंट आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट 130 एम्पेयर, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 130 एम्पेयर करंट जो कि आपकी ये यहाँ से इस तरीके से जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला, इस तरीके से पता चला कि अगर आप उसके पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर अगर कनेक्ट कर दोगे तो आपकी जो लोड की जो डिमांड है ना, लोड की डिमांड तो फुलफिल हो जाएगी, प्लस जो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर इसके पहले जो स्ट्रेस, जो ओवरलोडिंग आ रही थी, सारी जो चीजें है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपका ट्रांसफार्मर जो है नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। उसमें रिलायबिलिटी भी मेंटेन होगी, उसमें रिपेयरिंग करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हो आप लोग उसमें, ठीक है। बेटरमेंट के चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप किसी एक कम्युनिटी, किसी एक लोकेलिटी को, किसी फैक्ट्री को, किसी कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल, किसी को भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात करें तो रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खास करके आज का 2020 के ईयर में तो मतलब बहुत, ये तो रिलायबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरत बन गई है सभी के लिए, तो ठीक है, क्योंकि रिलायबल सप्लाई इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे से अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि उसके जो पैरामीटर्स है कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर टू गो फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द पीएसएस जो होंगे, मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्स होंगे, इवन आपके ओरल्स में भी, क्योंकि आप तो मेरे हिसाब से 101% हर एक स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा है उसने तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है अपने लैब में तो डेफिनेटली उसको उसने परफॉर्म करा ही होगा, ठीक है। तो ये उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस और द रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर टू गो फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए जाना है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कंडीशंस में बोलता हूं चाहे तो उसके लिए कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। सबसे पहला कंडीशन क्या है पता है, What are the first condition? What is the first condition? This is very, 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 very important. मैं कह सकता हूं कि क्या, This is the necessary condition. Necessary बोल रहा हूं मैं. This is the necessary condition for going the parallel operation of the transformer. जितने भी conditions है ना, उन सब में सबसे important जो condition है, ये वाला condition है जो मैं बताऊंगा. That condition is the पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी एक्यूरेट। एक्यूरेट पोलैरिटी की बहुत जरूरत है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्यूरेट पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है तो चांसेस है
कि आप शॉर्ट सर्किट की ओर जाने वाले हो, मतलब ट्रांसफार्मर डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो पोलैरिटी मस्ट बी एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट पोलैरिटी मस्ट बी टेकन। पोलैरिटी की जगह पोलैरिटीज लिखना बहुत जरूरी हो, मतलब ज़्यादा करेक्ट होगा। पोलैरिटीज मस्ट बी एक्यूरेट। ठीक है, दूसरी बात, जो दो ट्रांसफार्मर का आप पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं उनके जो वोल्टेज रेशियोज होते हैं E1/E2 वाला जो रेशियो होता है, दैट रेशियो मस्ट बी इक्वल। क्या बोल रहा हूँ मैं, द रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी इक्वल। अगर आपके दोनों के अगर रेशियो सेम है तो मतलब उसमें जो सर्कुलेटिंग करंट वाला जो कंसेप्ट है वो वाला नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, जब मैं उसका न्यूमेरिकल लूंगा, इससे रिलेवेंट बहुत आगे मैं बात करूंगा, उसमें सब समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो बस मैं आपको कंडीशंस लिख के दे रहा हूँ, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कि पोलैरिटीज मस्ट बी सेम, फर्स्ट कंडीशन, पोलैरिटीज मस्ट बी एक्यूरेट। ठीक है, उसके बाद मैं बोला कि उसके जो वोल्टेज रेशियोज है, वोल्टेज रेशियो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आपके वोल्टेज रेशियो सेम है तो आपके जो आप पैरामीटर जो रेफर करोगे उनके जो इंपेडेंस रिएक्टेंसेस जो होंगे, जब आप उनको ये करोगे तो उस टाइम पे, क्योंकि देखिए मुझे एक बात बोलिए, इसका जो वोल्टेज रेशियो है, ये वोल्टेज रेशियो कितना था, ये था अभी 1000 और 1000/100, मतलब 10:1 इसका वोल्टेज रेशियो था। कितना, 10:1। सिमिलरली इसका कितना था, 10:1। इसमें अगर देखा जाए ना, जब आप इसको पूरा का पूरा, मतलब अगर ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, इनको अगर मैं थोड़ा अगर शॉर्ट करके बता दूं तो मतलब देखिए ये कैसे बन सकता था। इस ट्रांसफार्मर को अगर मैं एक सोर्स की तरह दिखाऊं, और सिमिलरली जो दूसरा ट्रांसफार्मर, इसको भी अगर मैं सोर्स की तरह दिखाऊं, ठीक है, और यहाँ पे इसका इंपेडेंस दिखा दो ट्रांसफार्मर 2 का, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर 1 का अगर मैं इंपेडेंस दिखा दूं, ठीक है, और दोनों मिलके एक जो लोड है कि जिसको क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, टोटल लोड को इस तरीके से फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर नंबर 1 है, इसको अगर सपोज मैं V1 बोल दूं, और जो ट्रांसफार्मर नंबर 2 इसको अगर मैं V2 बोल दूं, दिस इज Z1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज Z2। और अगर सपोज मैं यहाँ पे KVL अप्लाई कर दूं, क्या अप्लाई कर दूं, KVL अप्लाई कर दूं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका वोल्टेज कितना था, इसका वोल्टेज था 100 वोल्ट, और इसका भी वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट। 100 जब आप उसमें केवीएल अप्लाई करोगे तो 100 - 100 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2, जब आप यहाँ पे उसको लिखोगे तो देखिए करंट क्या आ जाएगा, ये होगा सर्कुलेटिंग करंट IC उसको बोला जाता है। दिस विल बी IC विच विल बी इक्वल्स टू IC इज इक्वल्स टू V1 - V2 अपॉन Z1 + Z2। दिस विल बी 100 - 100 डिवाइडेड बाय टोटल Z इक्विवेलेंट में उसको बोलते हैं, दिस विल बी व्हाट, 0 एम्पियर। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का वोल्टेज रेटिंग कैसा होगा, सेम होगा। दोनों का वोल्टेज रेटिंग कैसा होगा, सेम होगा। अगर दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम, सपोज अगर ये 100 है और ये 110 है, या ये 100 है या 90 है, तो जब भी थोड़े दोनों के बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस आ गया ना, तो समझ लेना कि उस पर्टिकुलर केस में क्या है ना, सर्कुलेटिंग करंट पिक्चर में आने वाला है। क्या आने वाला है, सर्कुलेटिंग करंट पिक्चर आने वाला है। सर्कुलेटिंग करंट आ गया तो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या आ जाएंगे, सर्कुलेटिंग करंट लॉसेस आ जाएंगे, I2R लॉसेस आ जाएंगे। और I2R लॉसेस आने की वजह से एक्स्ट्रा हीटिंग किसको अच्छे लगती है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता कि मतलब ट्रांसफार्मर में हीटिंग हो, उसकी वजह से ज़्यादा लॉसेस बढ़ेंगे, ठीक है, लोडिंग बढ़ जाएगी, तो अपन ये नहीं चाहते। इसके लिए क्या ना कि उनके जो वोल्टेज रेशियोज जो होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वोल्टेज रेशियो मस्ट बी व्हाट, सेम। सो जो नेक्स्ट कंडीशन था, कंडीशन क्या था, वोल्टेज रेशियो मस्ट बी सेम। देखिए अब बात करते हैं थर्ड जो कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में। तो थर्ड कंडीशन है आपके पास, आपने जो देखिए जो दो ट्रांसफार्मर यूज किए होते हैं, ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2, इनके जो पर यूनिट लीकेज इंपेडेंसेस होते हैं ना, या पर यूनिट इंपेडेंस जो होते हैं ना, दोनों ट्रांसफार्मर के सेम होने चाहिए। मतलब सर देखिए जो ट्रांसफार्मर नंबर 1 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा तो ये ट्रांसफार्मर 1 और ये ट्रांसफार्मर 2, ये जो इंपेडेंसेस है उनके ये जो पर यूनिट इंपेडेंसेस होगा इसका और इसका, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 और 2, ये उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पावर को शेयर करेंगे। मतलब सपोज अगर मेरे पास 150 MVA का ट्रांसफार्मर है, कितना 150 MVA का लोड है, क्या है 150 MVA का लोड है, और ये जो ट्रांसफार्मर है इसका रेटिंग सपोज अब मैं दूसरा ट्रांसफार्मर कंसिडर कर रहा हूँ, इसका रेटिंग 100 MVA है
और इसका जो रेटिंग है 50 MVA इस ट्रांसफार्मर का, क्या है 50 MVA। लेकिन इनके जो इम्पिडेंसेस है ना, इसका Z1 और Z2 दोनों कैसे सेम है, पर यूनिट इम्पिडेंसेस कैसे दोनों सेम है। अगर Z1 एंड Z2 अगर सेम है तो दोनों जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 एंड 2, दिस बोथ द ट्रांसफार्मर विल शेयर द पावर इन प्रोपोर्शन टू देयर रेटिंग, इन प्रोपोर्शन टू व्हाट, देयर रेटिंग। अगर 150 MVA और इस 150 MVA को फुलफिल करना है, मतलब इतनी जो डिमांड है, इस डिमांड को फुलफिल करना है बाय दिस ट्रू ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नंबर 1 एंड 2, तो ये वाला जो होगा ये इसके रेटिंग के अकॉर्डिंग फुलफिल करेगा और ये वाला जो होगा ये उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग फुलफिल करेगा। मतलब क्या आप सोच रहे होंगे, देखिए ये वाला जो होगा ना, अगर पावर शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर नंबर 1 इज इक्वल्स टू लोड पावर कितना है 150 MVA मल्टीप्लाई बाय T1 के लिए चाहिए तो देखिए T1 क्या है 100 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर रेटिंग, तो ये जो होगा दिस विल बी T1 कितना शेयर करेगा, दिस विल शेयर मैक्सिमम 100 MVA, और T2 जो होगा वो कितना शेयर करेगा, 150 में से 100 चला गया तो दिस विल बिकम 50 MVA। मतलब क्या अल्टीमेटली देखा जाए तो उसके रेटिंग के प्रोपोर्शन में वो क्या करने वाले हैं, उसको फुल फीड करने वाले उस पावर को, ठीक है। जब मैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल लूंगा तो डेफिनेटली उसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर ये ऐसा होगा कि उनकी इंपिडेंसेस अगर सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल होगा कि आप क्या करोगे ना, पावर को उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, मतलब उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, शेयर करेगा। आज अगर सपोज मैंने बोल दिया कि ये 100 MVA था तो और ये 50 MVA था और दोनों मिलकर 150 MVA क्या करना था, फुलफिल, मतलब उसको सप्लाई करना था। सपोज अगर ऐसा नहीं है, सपोज 75 MVA का लोड है आपके पास, कितना है 75 MVA का लोड है, 75 MVA का लोड फुलफिल करने के लिए दोनों ट्रांसफार्मर 100 MVA और 50 MVA, तो 100 MVA कितना करेगा, 100 MVA विल बी 100 डिवाइडेड बाय 150, तो ये करेगा 2 और ये करेगा 50, तो ये होगा ट्रांसफार्मर नंबर 1 के लिए T1। T1 कितना करेगा बेटा, T1 करेगा 50 MVA और जो T2 होगा, T2 विल फुलफिल, इट विल फीड 25 MVA, इट विल फीड व्हाट 25 MVA। तो बस इस तरीके से अपन को क्या करना, उसके रेटिंग के प्रोपोर्शन में क्या करने वाला, पावर को क्या करने वाला, सप्लाई करने वाला, ठीक है। तो अपन ने देखा क्या, अपन ने देखा कि उनकी जो पर यूनिट इंपिडेंसेस होते हैं, पर यूनिट इंपिडेंसेस, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये ऐसा नहीं है, मतलब क्या दोनों के अगर लीकेज इंपिडेंसेस, मैंने बोला कि जो इंपिडेंसेस है दोनों के अगर सेम होगा तो उसके प्रोपोर्शन में सेंड करेंगे, उसके प्रोपोर्शन में, रेटिंग के प्रोपोर्शन में पावर को शेयर करेंगे। अगर वैसा नहीं है तो क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, एक कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, लेकिन रेटिंग के प्रोपोर्शन में नहीं होगा अगर Z1 और Z2 दोनों सेम नहीं है तो, ठीक है। पर यूनिट इम्पिडेंसेस मस्ट बी सेम, क्या बोल रहा हूँ मैं, पर यूनिट इम्पिडेंसेस शुड बी, मस्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, शुड बी सेम। अगर सेम होगा तो क्या करेंगे वो, अगर सेम होगा तो दे विल शेयर पावर इन द रेटिंग, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेटिंग, इन द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, देयर रेटिंग, वो क्या करेंगे, पावर को शेयर करने वाले। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन आती है कि जो रेशियो होता है ना आपके पास, जो फोर्थ कंडीशन लोग बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ x/r, x1/r1 शुड बी इक्वल्स टू x2/r2, शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, x2/r2। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये बस एक्सपेक्टेड है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो दोनों जो ट्रांसफार्मर है उनका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या करेंगे ना, दोनों का पावर फैक्टर सेम होगा, क्योंकि x/r जो होता है बेसिकली उसका जो एंगल आता है, एंगल जब आप उससे करंट निकालते तो उसका जो एंगल होता है x/r का, वही एंगल किसका बन जाता है, वही एंगल तो करंट का बन जाता है। और वहां से तो आप क्या डिफाइन करते हो, वहां से आप पावर फैक्टर एंगल डिफाइन करते हैं, प्रोवाइडेड इस केस में वोल्टेज का एंगल 0 लेके चलते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। अदरवाइज द एंगल ऑफ x/r इज नेवर द एंगल ऑफ करंट इन केस इफ द वोल्टेज इज नॉट एट एंगल 0। इतना समझ में आ रही बात। तो ये जो केसेस होते हैं, इतने जो कंडीशंस है, दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो जब भी अपन पैरेलल ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर के लिए जाते हैं तो उसमें जो केसेस पॉसिबल होते हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें होती है, क्या होती है ना, पोलैरिटीज मस्ट बी सेम ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर, उसके बाद वोल्टेज रेशियो शुड बी सेम, इफ वोल्टेज रेशियोज आर सेम देन देयर इज नो चांस ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। अगर सेम नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली चांसेस है कि सर्कुलेटिंग करंट आएगा। पर यूनिट इंपिडेंसेस अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों जो ट्रांसफार्मर है, बोथ द ट्रांसफार्मर विल शेयर द पावर इन प्रोपोर्शन टू देयर रेटिंग। अगर सेम नहीं है तो उसके रेटिंग के प्रोपोर्शन में पावर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और x/r का जो रेशियो, अगर दोनों का रेशियो सेम होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों का पावर फैक्टर सेम होगा। अगर नहीं है तो मतलब दोनों का पावर फैक्टर भी क्या होगा, डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। ये सब डिस्कशन जो था, बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी कि व्हाई डू वी गो फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, और उसके कंडीशंस क्या है कि अगर अपन पैरेलल ऑपरेशन के लिए जाना है तो वो अपन ने सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करी है। अपन जिसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि जो इनके वोल्टेजेस अगर सेम नहीं होंगे तो क्या होंगे, सेम होंगे तो क्या होंगे, और उससे रिलेवेंट अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।